हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर है उस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो बुक है उससे मैंने लिया है और उसी के प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। उसको सॉल्व करने का ये मेरा दूसरा वीडियो है। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो से पहले आपने पहला वीडियो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के ऊपर जो क्वेश्चंस था उसको आप लोगों ने जरूर देख लिया हो। उसी सिलसिले में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं पुराने वीडियो में मैं कर चुका हूँ। इससे पिछला वाला जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का बुक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें ऑलरेडी 10 तक के मैंने ऑलमोस्ट सभी सवालों को सॉल्व कर दिया है। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 11th स्टार्ट करता हूँ। इसमें इफ x इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू b इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b रेस्पेक्टिवली। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। देखिए इसमें जो बोला गया है हम उसी को फॉलो करेंगे। बोला गया x इक्वल्स टू ए कॉमा वाई इक्वल्स टू बी इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। आपको अगर याद हो तो पहले भी वीडियोस में मैं बताता रहा हूं और मुझे विश्वास है कि यहाँ तक अगर आप पहुंचे हैं तो इस तरह के फंडामेंटल्स को आप पूरी तरह से क्लियर कर चुके होंगे कि अगर ये इन इक्वेशंस का सोल्यूशन है तो इसका मतलब होता है कि अगर इन वैल्यूज को हम इक्वेशन पे रख देंगे तो पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर इन वैल्यूज को रखेंगे तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस होगा। हम रख के देखते हैं। तो x की वैल्यू a रखेंगे तो पहले इक्वेशन में a माइनस बी इक्वल्स टू, और सेकेंड इक्वेशन में भी a और b रखेंगे तो x की जगह a प्लस बी इक्वल्स 4। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गया है और आप देख सकते हैं दो वेरिएबल है। अब आप पूछ रहे होंगे कि a और b रखने के बाद सेटिस्फाई कहाँ हो रहा है। बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये है कि अगर ये बोला गया है कि ये इसका सोल्यूशन है, ये बोला गया है। एक तो होता है कि आपको फाइंड करना है या वेरीफाई करना है कि नहीं है, तब आप रखते हैं। नहीं आता है तो आप बोलते हैं जी नहीं आ रहा है तो नहीं है। एक है कि फाइंड करना है, वो आप कर पाए नहीं कर पाए वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि ये है। आपके पास ये डाउट करने का कोई रीजन नहीं है कि नहीं नहीं ये नहीं है। ऐसा नहीं बोला है, उसने बोला है कि ये है। तो है तो रख देने के बाद जो भी दिख रहा है वो है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। अब आपको ए और बी की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके बाद ये हो जाए। अब ये तो दोबारा लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम बन गया। अगर आप इसको नोटिस करें, अगर आपको ए और बी की इसमें वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व ही तो करेंगे। तो ये आप देखिए लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था, उसका जब सोल्यूशन मैंने डाला तो दोबारा जो इक्वेशन तैयार हुआ है उसकी जो वैल्यू निकालनी है मुझे, वो भी लीनियर इक्वेशन है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। फिलहाल अगर ये आ गया है ए और बी की, अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपके पास सिर्फ एक चॉइस है, वो है ये लीनियर इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड बेस्ट है इस जगह पे, इसलिए क्योंकि आप देखिए माइनस बी प्लस बी है, कैंसिल हो जाएगा। तो 2a इक्वल्स टू 6 है। a की वैल्यू आ गई 3। a की वैल्यू 3 आ गई है। a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, प्लग कर दीजिए। a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो 3 प्लस बी इक्वल्स टू 4। आपके पास b की वैल्यू आ गई 1। देखिए a और b मिल गया आपको। तो आप देख लीजिए a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1 है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉमनली किया जाता है। यहाँ देखिए बोला गया है 3,5 और 5,3 दोनों वैल्यूज़ हैं। इसमें अक्सर बच्चे गलत कर जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो लिखा गया है वो रेस्पेक्टिवली है। रेस्पेक्टिवली का मतलब ए और बी। तो मतलब पहले ए की वैल्यू लिखी जाएगी फिर बी की वैल्यू लिखी जाएगी। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, बी की वैल्यू 5, तो ये वाला आंसर सही है। इसमें मुझे ये तो एक्सप्लेन करना नहीं है कि ये क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये आंसर नहीं आया इसलिए सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी बहाने इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम है ये भी आप देख पाएंगे। तो बोला गया है कि आपके पास अरुणा हैज़, तो अरुणा की जगह मैं आप बोल देता हूँ, आप जो भी देख रहा हूँ वीडियो उनके लिए है ये। आपके पास दो तरह के कॉइन्स हैं पॉकेट में, एक 1 रुपए का और 2 रुपए का। दो तरह के कॉइन्स आपके पॉकेट में है। बोला दोनों कॉइन की जो संख्या है, दोनों कॉइन्स की जो काउंटिंग है वो 50 है। मतलब आप जब निकाले पूरा मिक्स है, वो 1 रुपए 2 रुपए दोनों का काउंटिंग मिक्स है। आपने जब अपने पॉकेट से निकाला और गिनना शुरू किया तो और टोटल देखा गया 50 कॉइन है मेरे पास, टोटल 50 कॉइन है, ठीक है। बट उनकी वैल्यू 75 रुपीज़ है। इसमें लिखा हुआ है कि
एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज ₹75। बताइए 1 रुपए के कितने कॉइन है और 2 रुपए के कितने कॉइन है? तो हम लोग इसको देखते हैं, जरा ध्यान से समझते हैं। बोला गया है लेकिन उनकी वैल्यू 75 है, तो ये वैल्यू और उसकी जो काउंटिंग है उसमें क्या फ़र्क है ये समझते हैं। देखिए उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि 2 रुपए के आपके पास 10 कॉइन है और 1 रुपए वाला आपके पास 5 कॉइन है, ठीक है? तो आप अपने पॉकेट में देखेंगे तो कितने टोटल कॉइन होंगे? 10 कॉइन 2 रुपए वाला है और 1 रुपए वाला 5 कॉइन है, तो टोटल कॉइन आपके पास कितना हो गया? 15 कॉइन्स हैं आपके पास टोटल 15। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? 15। कॉइन्स की संख्या कितनी है? 15। लेकिन उन कॉइन्स की वैल्यू 15 रुपए नहीं है। मतलब अगर आप दुकान में जाएंगे तो आप उसको देंगे, जब 10 कॉइन 2-2 रुपए का देंगे तो आप कहेंगे ना कि भाई 20 रुपए ये हो गया। अगर आप 2-2 रुपए के कॉइन 10 आप दुकानदार को पकड़ाएंगे तो कितने कॉइन है, कितने रुपए हो गए? तो 20 रुपए होगा ना। और 1 रुपए वाला कॉइन कितना है? 5। 5 तो कितना हो गया? 25। तो देखिए ये 25 जो है कॉइन्स की वैल्यू हुई और ये 15 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स और उसकी वैल्यू में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसको जरा हम एक बार और समझते हैं दोबारा। अगर ये 25 रुपए मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसकी जगह ऐसे ना लिख करके अगर हम इसको ऐसे लिख ले कि भाई 2 रुपए के 10 कॉइन, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब जो कॉइन की जो वैल्यू है, कॉइन की वैल्यू कितनी है? 2 रुपए। और कितने वैसे कॉइन है? 10 कॉइन है। प्लस कॉइन की वैल्यू 1 रुपए और कितने ऐसे कॉइन है? 5 है। तो टोटल 20 प्लस 5 25 हो गया। 25 उसकी वैल्यू हो गई, है ना? ठीक है, क्लियर है ये? यही यहाँ पे भी है। बोला है कि बताओ 1 रुपए वाले कितने कॉइन और 2 रुपए वाले कितने कॉइन है। हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि लेट 1 रुपी कॉइन बी एक्स एंड 2 रुपी कॉइन बी वाई। ऐसा मान लेते हैं 2 रुपए वाले वाई कॉइन है और 1 रुपए वाले एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई, 1 रुपए वाले कितने कॉइन है? एक्स। 1 रुपए वाले यहाँ पे कितने कॉइन थे? 5। और थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ, देखिए 5। और 2 रुपए वाले कितने कॉइन थे? 10। दोनों को मिलाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन हो जाएगा। उसी तरह से 1 रुपए वाला कितना कॉइन है? एक्स। 2 रुपए वाला कितना कॉइन है? वाई। इन दोनों को मिलाएंगे, इनको मतलब दोनों की संख्या को। 1 रुपए वाला एक्स है और 2 रुपए वाला वाई है। 1 रुपए वाला 5 है, 2 रुपए वाला 10 है यहाँ पे। तो दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास 50 कॉइन हो जाते हैं। 50 लिखा हुआ ना यहाँ पे 50। देखिए कॉइन दैट शी हैज इज 50, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ये रहा। अब दोनों की ये काउंटिंग मैंने बताई है कि टोटल आपके पॉकेट में 50 कॉइन है। वो कितने रुपए वाला है मेरे लिए इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है, वो 5 रुपए वाला भी कॉइन हो सकता है, मैं बस एक वैसे ही बोल रहा हूँ। ओके, अब दोनों की वैल्यू है 75, तो दोनों की वैल्यू 75 है, लिख लेता हूँ। तो देखिए कैसे निकाला मैंने, 2 रुपए वाले कितने कॉइन है वो, तो 2 रुपए वाले कितने कॉइन है? वाई। तो 2 रुपए इंटू वाई, है ना? कितने कॉइन है? वाई। तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय कितने कॉइन है? 10। यहाँ पे कितने कॉइन है? वाई। तो 2 मल्टीप्लाई वाई। और 1 रुपए वाला कितना कॉइन है? एक्स, है ना? 1 रुपए वाला कितना कॉइन है? यहाँ 5। यहाँ पे कितना कॉइन है? 1 रुपए वाला एक्स। तो 1 इंटू एक्स। ऐसा कर देंगे तो हमें वैल्यू पता लग जाएगी और मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे भी हम एलिमिनेशन लगाएंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। ये x और 1x x ही होता है। हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। y माइनस 2y इज माइनस वाई इक्वल्स टू 50 माइनस 75 इज माइनस 5। तो y मुझे पता लग गया कि 25 कॉइन है। y मतलब 2 रुपए वाले जो कॉइन है आपके पॉकेट में वो 25 है। ठीक है जी। अब हम 1 रुपए वाला कॉइन निकालते हैं। 1 रुपए वाला कॉइन, तो एक्स वाई की जगह 25 डाल देंगे, तो x प्लस 25 इक्वल्स टू 50। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 50 माइनस 25 इज 25। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 25। ओके, x क्या दिखा रहा है? 1 रुपए वाला कॉइन, है ना? तो मतलब 1 रुपए वाला कॉइन आपके पास 25 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 रुपए वाला कॉइन अगर आपके पास 25 है तो कितना हो गया? 25 रुपए, तो ये हो गया। प्लस 2 रुपए वाले कॉइन, y किसको दिखा रहा है? 2 रुपए वाले कॉइन। 2 रुपए वाले कॉइन कितने हैं? 25।
तो 25 कॉइन 2 रुपए वाला है, तो टोटल रुपए कितना हुआ आपके पास? 25 गुणा 2, 25 मल्टीप्लाई 2 विच इज 50। तो ये रहा 50। अगर आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 75 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन देखिए 25 प्लस 25 50 हो गया। देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 है ना? सही है ये? ओके, अब यहाँ पे भी देखिए रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया गया, मतलब पहले 1 रुपए वाला कॉइन बताना है, फिर 2 रुपए वाला कॉइन। तो दोनों तो 25-25 ही है, क्या फर्क पड़ता है? तो ये रहा, ये इसका आंसर है। मुझे विश्वास है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा मैं और भी सवाल लेकर के आप लोगों को बताऊंगा, करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। आगे के क्वेश्चंस को लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट? क्या ये लीनियर इक्वेशन के जो पेयर्स हमने लिख रखे हैं ये कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट दो तरीके से माना जाता है पेयर ऑफ इक्वेशन। या तो उन पेयर ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकले वो यूनिक हो। यूनिक मतलब उन पेयर ऑफ इक्वेशन से जो लाइन बने वो एक दूसरे को काट रहा हो। तो अगर ऐसा होगा तो उन पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम लोग मानेंगे कंसिस्टेंट। या दूसरा सिचुएशन है कि उन पेयर ऑफ इक्वेशन से जो लाइंस बनते हो वो कोइंसिडेंट हो, मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन बनता हो, तो ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। तो ये तो ग्राफिकली हो गया। अगर मुझे इसको अल्जेब्रिकली करना हो तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें इसे अल्जेब्रिकली करना हो तो हम दिखाएंगे यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन। यूनिक सोल्यूशन का क्या कंडीशन था? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा हुआ तो हम मान लेंगे कि जो दोनों लाइंस हैं या पेयर ऑफ लाइंस हैं या पेयर ऑफ इक्वेशन कह लीजिए, कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ तो पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इसमें आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ कंडीशन चेक किया और आपको पता लग गया। दूसरा है कि अगर वो मेनी सोल्यूशन होल्ड करता हो, तो होल्ड करता हो मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और लाखों करोड़ों अरबों वैल्यूज आएंगे सोल्यूशन में। तो ऐसे केसेस में हम लोग कैसे दिखाएंगे इस चीज को अल्जेब्रिकली? तो अल्जेब्रिकली दिखाने का तरीका है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये दिखा देंगे, काम हो जाएगा। नंबर वाले क्वेश्चन को तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, तो मैं इसमें दो क्वेश्चन कर देता हूं जिसमें एक ए और बी वाला वैल्यू दिया हुआ है और एक नंबर वाला। तो ये दोनों मैं कर देता हूं, ये एक ये क्वेश्चन और एक ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थर्ड वाला ले लेता हूं, थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए यहाँ पे मुझे कंसिस्टेंट दिखाना है तो a1/a2 तो लिखना ही पड़ेगा, तो 2a/4a। इसका ग्राफ आप नहीं बना पाएंगे, आपको इसका ग्राफ बनाने में मुश्किल होगी क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता है, जम्सन पे जाना पड़ेगा। इक्वल्स टू b1/b2, तो b/2b इक्वल्स टू c1/c2, तो c का मतलब यहाँ पे a से है, ये देखिए c का मतलब यहाँ a है, अपॉन, याद रखिएगा ये वाला a राइट साइड पे है तो ये -2 है, ये भी राइट साइड पे होना चाहिए, तो ये 2। अब आप देखिए यहाँ लिखा है a और b जीरो नहीं होगा, मतलब a और b एक साथ कभी भी जीरो नहीं होगा। ये आपको लीनियर इक्वेशन के टॉपिक को आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स को देखिए, उसमें मैंने साफ साफ बताया कि दोनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं होगा, एक हो सकता है, दोनों एक साथ कभी जीरो नहीं होगा। एनीवे फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो उसका तरीका है कि हम यूनिक सोल्यूशन देखेंगे, कि ये देख लेंगे कि ये अनइक्वल है तो बचा हुआ हवा में जाए, हमें कोई मतलब नहीं उससे। तो यहाँ देखेंगे कि ए और ये कैंसिल हो गया, 2 और 4 कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 बचेगा। ये देखिए ये भी 1/2 बचा, तो ये दोनों तो इक्वल है। अब ये और ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हुआ 1/2, तो ये भी इक्वल है। तीनों इक्वल हो गया ना? तीनों इक्वल हो गया तो मैंने आपको बताया ना कि अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बन जाए तो भी हम उसको कंसिस्टेंट मानते हैं। तो क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो इसका मतलब है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इससे अगर कभी लाइन बनाई जाएगी तो एक के ऊपर दूसरा लाइन आएगा। इसका मतलब है आसान भाषा में, जो क्वेश्चन है उसकी भाषा में, ये पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कर देता हूँ क्योंकि फ्रैक्शन में है, हो सकता है बहुत बच्चों को दिक्कत हो। मेरा हमेशा कहना रहेगा कि कभी भी फ्रैक्शन में हो नंबर्स, एक्स और वाई नहीं, एक्स और वाई फ्रैक्शन में हो तो आपको सिखाया है कि हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं। नंबर्स अगर कभी भी फ्रैक्शन में हो तो आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 3x माइनस 5y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y इक्वल्स टू
5, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 1/5 x माइनस 3y इक्वल्स टू 1/6। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 15y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप तो 6x माइनस 15 6 जा 90y इक्वल्स टू 5, ये आ गया। अच्छा, बहुत बार बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि हम किसको किसको करेंगे, मतलब पहला इक्वेशन इसको मानना है या इसको मानना है। आप किसी भी को पहला मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो जो आना है, रेशियो अगर इक्वल दिखेगा, दिखना है तो दिख जाएगा, अगर आपने ठीक से कैलकुलेशन किया है तो हम इसको इस बार पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसको दूसरा। तो इसमें x का कोफिशिएंट 6 है तो a1/a2, इसका भी 6 है। और b1/b2, b1 कितना है -90, और b2 कितना है -10 इक्वल्स टू c1 कितना है 5, c2 कितना है यहाँ पे भी 5। ठीक है, तो देखिए ये 1/1 1 रह गया, है ना, ये इसके इक्वल नहीं है, क्लियरली आप देख सकते हैं, ये 9 रह जाएगा, है ना। तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 9, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या पता लगता है कि इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, या तो अल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कीजिए, या तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे, तो इनसे जो सोल्यूशन निकलेगा वो एक सोल्यूशन निकलेगा, यूनिक, मतलब लाइन दो एक दूसरे को एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और ऐसा कभी भी होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन कहते हैं। इस ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन को जन्म देगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। उम्मीद है कि बचे हुए दो प्रॉब्लम्स आप आराम से बना पाएंगे। ऐसा कभी भी हो, जैसे 2 × 2x तो आप 4x + 12y कर लें और फिर सवाल को बनाएं। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, ये बहुत अच्छा है। फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, मैंने सारे सवाल नहीं लिए हैं, कुछ सेलेक्टिव जो मुझे लगता है कि ये आपको दिक्कत कर सकता है, जो बहुत ही आसान है उसको मैंने नहीं लिया है। इसमें है कि फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस लैम्डा x + 3y इक्वल्स टू -7 एंड 2x + 6y इक्वल्स टू 14, बोला गया है कि टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी 1, लैम्डा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? गिव रीजंस। तो इसमें बजाय इसके कि आप इसको पूरा कैलकुलेट करें, इसमें बोला गया है कि अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है तो लैम्डा की वैल्यू 1 होगी। क्या ये सही है? तो हम 1 डाल के देख लेते हैं। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट एक्स, लैम्डा की जगह 1, लैम्डा की जगह 1 डालेंगे तो 1x, दैट इज सिंपली x लिख लेते हैं, प्लस 3y इक्वल्स टू -7, और दूसरे वाले में है 2x, सॉरी 2x और प्लस 3y था, या शायद कुछ ऐसा ही था, प्लस 6y। सो दिस इज प्लस 6y इक्वल्स टू 14, ये है हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 1/2 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं, -7/14। आप यहीं पे क्लियर है कि ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, आगे देखने की आपको जरूरत भी नहीं है। तो बोला गया है कि लैम्डा की जगह अगर 1 डाल दें तो ये इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन दे देगा। आप देख सकते हैं कि लैम्डा की जगह जब मैंने 1 डाल दिया है, लैम्डा की जगह ये देखिए 1 है ना, यहाँ पे लैम्डा की जगह मैंने 1 रखा है, तभी तो 1x हुआ ना, 1 डाला तो 1 × x 1x हो गया, प्लस 3y, तो वही मैंने लिखा है 1x + 3y, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जब लैम्डा की जगह 1 डाला तो नो सोल्यूशन आ रहा है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। रीज़न क्या है, ये रहा आपके सामने, कि अगर लैम्डा की जगह 1 डालेंगे तो a1/b2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा, है ना। ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल है मेरा ये। तो इसके लिए मैंने ग्राफ ऑलरेडी पेज जो है वो लिया हुआ है, क्योंकि इसको ग्राफ पे आपको दिखाना है, तो मैं ग्राफ पे इसको दिखा देता हूँ। और ग्राफ जो बनाना है उसके लिए मैं टेबल का इस्तेमाल यहाँ कर लेता हूँ। ऑल्दो चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ। बोला गया x - y + 2 इक्वल्स टू 0, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ इसको, x - y + 2 इक्वल्स टू 0, माइनस वाई को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इससे हमारा y इक्वल्स टू एक्स के फॉर्म में आ जाएगा इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू x + 2। ये हमने एक इक्वेशन तैयार कर लिया।
इस इक्वेशन का फिर अब आप टेबल बना लेते हैं। टेबल बना के क्या होगा, हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम 2 ही वैल्यूज़ निकालेंगे, 3 की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर आप 3 निकालते हैं तो वो आपका बोनस है। आप निकाल सकते हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन ज़रूरत नहीं है। x की जगह 0 ले लेते हैं एक बार, 0 ज़रूर लीजिएगा। y की जगह निकल जाएगा, 0 + 2 कितना होता है 2, तो y = 2। और एक बार y की जगह आप 0 लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी -2। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। चलिए, एक तो ये हो गया और दूसरा हमारे पास इक्वेशन है, वो है 4x - y -4 = 0। सो 4x -4 = y। मैं y को राइट साइड में ले गया सो दैट कि हमारा y = x के फॉर्म में एक इक्वेशन तैयार हो जाए। मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, दो वैल्यूज ले लेता हूँ x और y। एक बार x की जगह 0 ले लेता हूँ तो आप y देखेंगे -4 आ गया, और एक बार y की जगह 0 ले लेता हूँ तो x देखेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 रख के दिखा देता हूँ मैं। y की जगह अगर 0 रख दूंगा तो 4x - 4 = 0, x = चलिए 4x = 4, x = 4/4 इज 1। ये आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 1। अब इस इन दोनों टेबल को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ग्राफ के लिए लाइंस बना लेता हूँ। तो लेट मी ड्रॉ द लाइन। एक्स एक्सिस अलग कलर से बनाता हूँ और वाई एक्सिस को अलग कलर से बनाता हूँ। तो एक्स और वाई ये रहा पास एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस को मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ तो दैट की इजीली विजिबल रहे। वाई की जगह -4 है, ओके ये रहा, ये रहा, ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा प्लॉटिंग थोड़ी अच्छी कर देता हूँ। ये रहा मेरा पास एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स नेगेटिव, ये रहा वाई नेगेटिव। ये ओरिजिन है। मुझे विश्वास है कि ये बात आप जानते हैं, मैं मेंशन ना भी करूं तो आप समझ जाएंगे। वाई और ये रहा वाई प्राइम। अब हम प्लॉट करते हैं, एक्स की जगह 0 है, वाई की जगह 2 है, तो ये कोऑर्डिनेट की तरह हो जाएगा, है ना। एक्स की जगह 0, वाई की जगह 2। तो एक्स की जगह 0 है, वाई 2 है, तो वाई 1, वाई 2, ये वाला पॉइंट हुआ, इसको सर्कल कर देंगे। फिर एक्स की जगह -2, वाई की जगह 0, तो एक्स की जगह -2 ले लेते हैं। -2 ऑन द लेफ्ट साइड होगा, 1 2 लेफ्ट साइड हो गया तो -2। और वाई की जगह 0 मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, कहीं नहीं जाना, तो ये रहा। इन दोनों को जोड़ के एक हम लाइन लाइन बना देता हूँ इन दोनों को जोड़ के। आप देखें, हाँ बड़ा लाइन बनाऊंगा सो दैट की ईजी हो। सॉरी, हाँ इसलिए क्योंकि ये मैं चाह रहा था कि स्ट्रेट लाइन बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बन नहीं पाया। स्ट्रेट लाइन ऐसा करके बना दिया। मैंने आपको पहले भी सलाह दिया है कि लाइन आप जितना बड़ा से बड़ा बना सकेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ही बनाएं, ठीक रहेगा। ओके, दूसरा वाला प्लॉटिंग भी मैं करता हूँ अब, और दूसरी प्लॉटिंग है हमारे पास x की जगह 0, y की जगह -4। तो y हमारा -4 नीचे आएगा, 1 2 3 4, ये रहा y = -4, ये पॉइंट है। और x की जगह 1, y की जगह 0, तो x हमारे पास 1 है, y की जगह 0 है, और ये रहा दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं लाइन से जोड़ देता हूँ। तो ये रहा लाइन, मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। अब आप देखिए, तो मैं ठीक से मैंने प्लॉट कर लिया, ठीक है, ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, calculate the area of the triangle formed by the lines so drawn and the x-axis. Calculate the area of the lines so drawn and the x-axis. ये रहा, ये वाला एरिया हमें निकालना है। इस एरिया, ये देखिए, ये लाइन और एक्स एक्सिस से जो एरिया बाउंड हो रहा है, जो एरिया घिर रहा है, वो वाला एरिया निकालना है हमें। तो मैं ये मार्किंग कर दे रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ सके कि किस एरिया की बात हम लोग कर रहे हैं। ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं किस एरिया की बात हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंसली कर देता हूँ ताकि आप आराम से समझ सकें कि कहाँ पे हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, कौन सा एरिया एक्चुअली में हम लोग निकाल रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे किस एरिया की बात हम लोग कर रहे हैं। एनीवे, ये एरिया हमें निकालना है। इसकी मार्किंग करनी जरूरी हो जाती है। हम इसका मार्क ए कर देते हैं, इसका मार्क बी कर देते हैं, इसका मार्क सी। ओके,
अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ जो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम भी रहती है। अगर कभी आपने ऐसा पढ़ा होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में, ऐसा ट्रायंगल और ऐसा और फिर ऐसा, आप देखेंगे कि ये वाला जो ट्रायंगल कुछ इसी तरह का बन रहा है, ऐसा। तो ऐसे केसेस में जब आप पढ़ेंगे ना, और आपको बोला जाएगा बेस और हाइट के बारे में कि भाई इसका एरिया निकालना हो तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लें, या हाइट का यूज़ करें, छोड़िए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को हम हटा देते हैं, हाइट निकालिए इस ट्राइंगल का, तो आपको बड़ी दुविधा होगी कि हाइट कैसे निकाला जाए। ये ट्राइंगल अगर इस तरह से रखा हुआ है, जिस तरह से दिखा हुआ है जो मैंने पिक्चर में बनाया, अगर इसका अगर आपको हाइट निकालना हो तो आप अक्सर अंदर ही ढूंढ रहे होते हैं इसकी हाइट को यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपको कभी भी अंदाजा नहीं आने देगा कि ये हाइट इतनी होगी। दरअसल में आपको इसकी ऊंचाई ही तो मेजर करनी है ना। अगर एक सांप का लेंथ अगर मुझे मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, भाई सांप जैसा वैसे रख देंगे, धागे को सांप को पकड़ लेंगे आगे से और पीछे से, और उसको पकड़ के खींचेंगे नहीं, बेचारा मर ही जाएगा वो, है ना। जैसा है उसी तरह से रहने देंगे, और आगे उसका मुंह एज्यूम करिए कि टेप कर दिया और पीछे से पकड़ लिया, और एक धागा ले लेंगे जो फ्लेक्सिबल होगा, और पूरा ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे सांप का मेजरमेंट घूम रहा है वैसे वैसे हम उसका मेजरमेंट ऐसे ऐसे करके कर लेंगे। फिर उसको धागे को सीधा करके स्केल पे देख लेंगे कितना बड़ा है, इतना ही तो सिंपल है ये। उसी तरह से अगर इस ट्राइंगल का मुझे लेंथ हाइट निकालनी हो, तो हाइट निकालने के लिए हम यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं करेंगे कि यहाँ पे यार ये कैसे निकलेगा, हम यहाँ कुछ नहीं करना, आपको ऊंचाई तो देखनी है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ऊंचाई आप देख लीजिए, खत्म हो गया यहाँ तक का, ये रहा, ये रहा। तो ये जो हाइट है यही वाली हाइट होगी। तो अक्सर आप देखेंगे, अगर आपने पास्ट में ध्यान दिया होगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में डॉटेड लाइन रहता है और यहाँ से ऐसे करके जोड़ा रहता है, ऐसे करके। तो आप लोगों को लगता होगा कि ये अपनी मर्जी से हमने कंस्ट्रक्शन किया है। आपने ये तो सही है कि कंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन क्यों किया है वो बता रहा हूँ मैं आपको। आपको हाइट ही तो चाहिए, तो अंदर क्यों आप ढूंढ रहे हैं, अब बाहर ढूंढ लीजिए ना, ये रहा, हाइट ही तो चाहिए, ये आ गई ऊंचाई, खत्म हो गया बात, हाइट मिल गई आपको। एग्जैक्टली यही लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दिख रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 से ज़्यादा बना रहा है। अब मुझे हाफ बेस इंटू हाइट ही तो करना है ना, बड़े आराम से हो जाएगा। तो आप चाहें तो ये रहा, बेस आपके पास ये है, और ऊंचाई तो चाहिए, वो ये रहा, ठीक है। तो आप ऊंचाई के लिए इस वाले पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आप मेजरमेंट कर लीजिए, ये आपका ऊंचाई दे देगा। जरूरी नहीं इसे टच करता हुआ है, दूर भी आप करेंगे तो ऊंचाई तो उतनी देगा ना, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट एक बार जरा देख लें हम लोग कितना है, चलिए देखते हैं। ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, और ये 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट वाई एक्सिस पे है। एक्स पे जरा देखते हैं कितना है, एक्स पे 1 यूनिट 2 यूनिट, तो 2,4 है ये, 2,4। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई होगी 4 यूनिट, है ना, वाई है ये, तो ये रहा 4 यूनिट की हाइट है, ठीक है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। क्या आप बता पाएंगे कि इसका इसका एरिया कितना होगा, आप सोच के बताएं कि इसका एरिया कितना होगा। अब हमें क्या करना है, हाफ बेस, बेस इंटू हाइट ही तो करनी है ना। तो आप बेस इसका बता पाएंगे कि बेस कितना है, आप सोच के बताइए तो बेस कितना है इसका, क्या आप बता पाएंगे इसका बेस कितना है। आप देखिए एक बार, आप सोचिए इसका कि बेस, बेस का मतलब क्या होता है, जड़। अब जड़ जरूरी नहीं है कि जो आपको मतलब वो पूरा ही होना चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो जड़ को उतना लंबा ना करके भी आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा जड़, मतलब बेस जो भी दिख रहा है वही बेस है हमारा। तो चलिए मैं उसी को ले लेता हूं। तो हमारे पास ये वाला पूरा बेस है, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा बेस है। और ये कितना यूनिट है, काउंट करेंगे हम लोग। देखिए 1 यूनिट इधर है, 1 यूनिट इधर है, 2, और एक और यूनिट इधर है, 3। तो टोटल हमारे पास इसका, मैं और कोई कलर देख लेता हूँ, शायद कोई और कलर से अच्छे से समझ में आ जाए आपको। रेड कलर ले लेता हूँ, रेड भी तो ऑलरेडी है। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, मुझे विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे। यहाँ से यहाँ तक एक और यूनिट है, 2 यूनिट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक एक और यूनिट है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है। तो आप इसका लिखेंगे हाफ, बेस हमारे पास 3 यूनिट है, और हाइट इसका 4 यूनिट है, 4। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट आप इसका एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का।
मुझे भरोसा है कि इस तरह के ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसमें एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जो 2 पॉइंट्स हम लेते हैं, क्यों लेते हैं? 2 पॉइंट लेने के पीछे क्या कारण है? देखिए बहुत सारे कारण हैं। एक उसमें बहुत कॉमन रीज़न है, वो ये है कि हम जानते हैं कि कोई भी लाइन बनने के लिए 2 पॉइंट्स का होना मैंडेटरी है। 2 पॉइंट से अगर ज़्यादा पॉइंट्स है, सब आपके लिए बोनस है। लेकिन 2 पॉइंट के बगैर आप एक लाइन नहीं, एक यूनिक लाइन नहीं बना सकते। बहुतों के दिमाग में आ रहा है, अगर यार हमारे पास तो 1 पॉइंट हो, वहीं से लाइन ड्रॉ करें, लेकिन वो यूनिक नहीं होगा। अगर इस पॉइंट से अगर आप लाइन बनाएंगे तो एक लाइन ऐसा हुआ, दूसरा लाइन ऐसा भी बनेगा, तीसरा लाइन एक और भी ऐसा बनेगा, तो यूनिक नहीं होगा। आप एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बना सकते हैं आप, एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा जो भी बनाइएगा वो उसी लाइन के ऊपर होगा, तो वो एक ही लाइन माना जाएगा। तो दरअसल में एक लाइन बनने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, इसीलिए हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं। अब एक और बात आती है कि हम x की जगह 0 क्यों रखते हैं और y की जगह 0 क्यों रखते हैं? हमने तो कुछ और सीखा है कि रैंडम पॉइंट आप रखेंगे। आप कोई भी पॉइंट रख लीजिए, श्रद्धा आपकी है। आपको जो अच्छा लगता हो आप वो रख लीजिए। लेकिन यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि हम 0 0 क्यों रखते हैं। देखिए, अगर आप पेपर पे कोई भी लाइन बनाएंगे, आप अपनी मर्जी से कल्पना कर लीजिए, सोच लीजिए। आप एक पेपर 2 4 10 पेपर लेके आप पेपर पे खराब कीजिए, 2 4 पेपर सीखने के लिए करना पड़ता है। खराब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं तो आप लाइन जहां से चाहे बना लें, कहीं से भी बना लें, आपकी श्रद्धा है, वो लाइन किसी ना किसी एक्सिस को तो काटेगा ही काटेगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं काटे। हाँ, आप ये जरूर चतुराई कर सकते हैं कि आप कहेंगे देखिए सर नहीं कट रहा है, ये देखिए, आप ऐसा कर लेंगे कि ये देखिए सर लाइन नहीं काट रहा है यहाँ पे। भाई लाइन इसलिए नहीं काट रहा है क्योंकि आपने इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया है, या इसको एक्सटेंड कर लिया। तो इसको आपने अगर मान लीजिए ये देख के आप कहेंगे कि लाइन नहीं काट रहा है, तो मतलब मैं क्या बोलूं, इसको बेवकूफ़ी कह सकता हूं मैं, और क्या बोल सकता हूं। तो ये अगर, क्योंकि ये लाइन है ना, तो एक्सटेंड तो होगा ही, तो कटना तो है। आपने दिखाया नहीं दिखाया वो अलग मसला है, लेकिन कटना तो है। ये तो सवाल ही के, ये सवाल के दायरे के बाहर है कि नहीं कटेगा, कटना तो है। अब वो ऐसे कटे, कहीं और कटे। अब लाइन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस हो, ऐसा भी संभव है कि लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। लेकिन अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस भी होगा तो एक्स को तो काटेगा। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो वाई को तो काटेगा। कहीं ना कहीं एक्सिस को काटेगा, या तो दोनों एक्सिस को काटे या तो एक एक्सिस को काटे। और जिस जगह एक्सिस को काटेगा, मान लीजिए एक्स एक्सिस को कहीं काट रहा है तो वहां तो वाई जीरो होगा, इसलिए हम वाई की जगह जीरो रखते हैं। जहां एक्स एक्सिस को काटेगा वहां वाई जीरो, और जहां वाई एक्सिस को काटेगा वहां एक्स जीरो, इसीलिए हम दोनों जीरो रख के आसानी से वैल्यू निकाल लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों को अगर आप जीरो रखते हैं तो वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड निकलता है। ऐसे केसेस में हम सलाह देते हैं कि आप अपनी मर्जी से कोई ऐसी वैल्यूज चुनिए जो कि कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बड़ा फ्रैक्शन क्रिएट ना करे, या बहुत बड़ी वैल्यू ना दे, 99 98 ऐसा वैल्यू ना दे, क्योंकि ग्राफ पे आपको 97 97 या 50 भी अगर चला गया, 30 भी चला गया, तो आपको प्लॉट करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ पे इतने स्क्वायर्स नहीं होते हैं। इसीलिए वैल्यूज को छोटा रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये रीजन भी आपको समझ में आ गया कि क्यों हम लोग वैल्यूज को 0 0 लेते हैं। चलिए अब हम अगला प्रॉब्लम लेते हैं। अब एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की जो वीडियोस है उसको मैं थोड़ा सा लंबा रखूंगा, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हम ले सकें और एग्जाम्पलर को जल्दी से जल्दी वाइंड अप कर सकें। So solve the following pair of linear equations: 21x plus 47y equals to 110 and 47x plus 21y equals to 162। ऐसा प्रॉब्लम के बारे में मैंने चर्चा जरूर किया था और कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स दिखाए थे, बड़ा नहीं दिखाया था। तो ये बड़े सवाल का एक दायरा है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको उस दौरान भी बताया था कि ऐसे केसेस में क्या होता है, जो y का कोफिशिएंट होता है वो x के पास होता है और x का कोफिशिएंट जो होता है वो y के पास होता है। इंटरचेंज होता है आपस में कोफिशिएंट। कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम बनाना हो और बड़ा कोफिशिएंट हो, छोटा हो तो कोई समस्या नहीं है, आप एलिमिनेशन से चले जाइए, सिंपल सब्स्टिट्यूशन से चले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जब बड़ा वैल्यू हो, बड़ा नंबर्स हो, ऑल्दो ये बड़ा बहुत वेरी करता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन यूजुअली बड़ा मतलब जब मल्टीप्लिकेशन में आपको लगे कि यार लंबा होगा, तो ऐसे केसेस में आप जो मेथड अभी सिखा रहा हूँ वो आप यूज करेंगे, बहुत इफेक्टिव है ये। आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दीजिए। तो मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन को रखता हूँ, मैं यहाँ दोबारा चलिए लिख लेता हूँ, आपके लिए ईजी रहेगा। 21x प्लस 47y इक्वल्स टू 110 and 47x plus 21y
इक्वल्स टू 162। आप क्या करें, एक बार दोनों को ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा 68x प्लस ये भी हो जाएगा 68y इक्वल्स टू 272 ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब आपको बोला गया है, अब हमेशा देखिएगा कि कॉमन, अक्सर, हमेशा तो नहीं कह सकता लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि कॉमन निकालेंगे और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इक्वेशन छोटा हो जाएगा। तो 68 अगर आप कॉमन निकाल लें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 4 जा 32, आई बिलीव, यस आई बिलीव 4 से कैंसिल हो जाएगा, 8 4 जा 32, बैलेंस 3 एंड 6 4 जा 24 एंड 24 एंड 3 27, यस दैट्स करेक्ट। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो देखिए कितना बड़ा इक्वेशन था, अब कितना छोटा हो गया है ना। एक बार आपने क्या किया, ऐड कर दिया, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोबारा। तो मैं लिख लेता हूँ, चलिए दोबारा मैं लिख लेता हूँ आपके लिए। 21x प्लस 47y इक्वल्स टू 110 एंड 47x प्लस 21y इक्वल्स टू 162। बहुतों के मन में ये सवाल होता है कि सर हम सब्ट्रैक्ट किसको किसको करेंगे, इसको इससे करेंगे या इसको इससे करेंगे। आप किसी को किसी से कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये वाला बड़ा है, दूसरी बार ये वाला बड़ा है, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसा है उसी में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 21 माइनस 47 इज माइनस ऑफ 26x एंड 47 माइनस 21 इज 47 बड़ा नंबर है तो प्लस रहेगा 26y एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 माइनस 62 इज माइनस 52। तो अब आप देखिए -26 अगर आप कॉमन निकालेंगे, -26, तो आपके पास आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -52। कैंसिल कर लीजिए, 26 2 जा 52, तो आप x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आ गया। इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, y आप एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे, ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। इसको आप कहीं पे भी प्लग कर दें, y आ जाएगा, x की जगह 3 हम यहाँ रख देते हैं। सो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इज, ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। वेरिफिकेशन प्रोसेस आप जानते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या बड़े वाले में रखना है, ओरिजिनल में रखना है, या जो एक्स वाई आया है उसमें रखना है। आप एक्स वाई वाले में रखें, इसमें अगर सेटिस्फाई होगा तो उसमें भी होगा, उसमें अगर होगा तो इसमें भी होगा। तो इसलिए ये अब सवाल का दायरा नहीं है कि किस में रखें, आपको जहां एक्स वाई दिख रहा है दोनों इक्वेशन में डाल के आप सेटिस्फाई कर लेंगे। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। बोला फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लैम्डा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। बोला गया कि आप मुझे लैम्डा की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैं तीनों नहीं, एक या दो कर देता हूँ, उसके बाद आप इसी तरह से बचा हुआ कर लेंगे। बोला गया कि ये जो दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लैम्डा की वो वैल्यू बताइए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। हम जानते हैं कि अगर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा तो a1/a2 सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब लाइंस पैरेलल होगा, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 होता है, इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है। ये कंडीशन होती है। तो a1/a2 मतलब लैम्डा बाई एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो हम लिखेंगे लैम्डा बाई 1 इक्वल्स टू b1/b2, b1 मतलब y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, इज नॉट इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर बाई 1, इज लैम्डा स्क्वायर बाई 1। आपको लैम्डा की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए कि ये इक्वल नहीं रहे। तो देखते हैं डाल के, इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। लैम्डा की दो वैल्यू आएगी, एक +1 आएगी और दूसरी -1 आएगी। हम एक एक करके बारी बारी से डाल के देखते हैं। लैम्डा की जगह एक बार +1 डालते हैं, तो 1/1 इक्वल्स टू 1/1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर बाई 1। तो यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन यहाँ बोला गया इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ 1 का स्क्वायर डालते हैं तो 1 का स्क्वायर बाय 1 तो इक्वल ही होता है ना 1 के, तो ये तो तीनों इक्वल हो जाता है। तो लैम्डा की जगह अगर मैं 1 डालता हूँ, 1, तो मैं पाऊंगा कि ये तीन के तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि लैम्डा की जगह 1 नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते?
क्योंकि अगर मैं लैम्डा की जगह 1 डालूंगा तो तीनों इक्वल हो जाएगा, तो ये जो अनइक्वल का साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू के साइन में, और जैसे ये इक्वल होगा तो फिर ये नो सोल्यूशन तो रहेगा नहीं, कि ये क्या किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लैम्डा की जगह 1 नहीं रखेंगे। ओके, अब हम लोग एक बार -1 रखते हैं। तो -1 रखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे -1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन -1। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 ही आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे -1, एंड नॉट इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर विच इज 1 बाई 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या ये दोनों तो बराबर है, ये इक्वल है, 1 -1 के इक्वल है, आंसर है नहीं। तो इसका मतलब ये सही है ना, यही हमें चाहिए भी था, यही हमें चाहिए था कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कब हुआ, ये कब हुआ, जब आपने लैम्डा की जगह -1 डाला। तो इसका आंसर क्या हुआ, लैम्डा की कौन सी वैल्यू हो गई, -1। उसी तरह से आप बचे हुए दोनों को भी सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे तो मेरे लिए कमेंट छोड़िएगा, मैं करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास ये। देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ए और बी की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये पेयर ऑफ इक्वेशंस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। अब आप बहुत बार मैं चर्चा कर चुका हूं पहले भी, और आज के इनफैक्ट वीडियो में भी, और इससे पिछले वाले वीडियो में भी। मेरे ख्याल से आप भी थक गए होंगे इतनी बार सुन करके। तो अब मैं डायरेक्टली कंडीशंस लिखता हूं। इनफाइनाइटली मेनी बोला गया है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, a माइनस बी। तो 1 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट a प्लस बी है। सो 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, a प्लस बी माइनस 2 है। तो 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 2। अब देखिए, ये दो इक्वल टू के साइन के साथ है, हमें a और b की वैल्यू चाहिए। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कभी भी दो वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो दो इक्वेशन का होना जरूरी है, मैंडेटरी है, उसके बगैर आप नहीं निकाल सकते। तो कैसे हम लोग निकालेंगे ये देखते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 2a माइनस 2b। सॉल्व करते हैं, a माइनस 2a, तो a माइनस 2a प्लस b प्लस 2b, प्लस 2b इसलिए कि माइनस 2b इधर आ गया, इक्वल्स टू 0। a माइनस 2a कितना होगा, माइनस a प्लस 3b इक्वल्स टू 0, या आप a को इधर ले जाइए तो a इक्वल्स टू 3b। ये एक इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। अब हमें a और b का एक और इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको इससे इक्वेट कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है, या इसको इससे इक्वेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन भले ही अलग आपको दिखने में लगेगा, लेकिन जब वैल्यू निकालेंगे तो सबसे एक ही कॉमन वैल्यू आपको चाहिए होगी। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको इधर से कर देता हूँ, इसको इधर से कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 2a प्लस 2b माइनस 4। मैंने सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू ए 2a प्लस 2b माइनस 4, वही लिखा है यहाँ पे। तो ए को इकट्ठा कर लेते हैं, a माइनस 2a हमारे पास माइनस ए होगा, प्लस b प्लस 2b अगर इधर आएगा तो माइनस 2b, तो b माइनस 2b कितना होता है, माइनस b इक्वल्स टू माइनस 4। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 4। अब आप देखिए, एक इक्वेशन और दो इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन है, हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को यहाँ प्लग कर देंगे, a की जगह 3b प्लस बी इक्वल्स 4, 4b इक्वल्स 4, b की जगह कितना हो जाएगा, अगर b की जगह 1 आ गया, आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस b की वैल्यू आप यहाँ प्लग कर दीजिए, जहाँ आपको श्रद्धा हो आप वहाँ प्लग कर दीजिए। b की जगह 1 रख देंगे तो a इक्वल्स टू 3 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 3। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1। अगर आप चाहें तो यहाँ रख के देख सकते हैं, आप पाएंगे कि ये मिनी सोल्यूशन दे देगा। आगे उम्मीद लगाता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी लिए हैं, सॉल्व करके दिखाए हैं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा है। इसमें बोला गया कि इफ दिस एंड दिस, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, लिटरली कुछ नहीं लिखा है। इसमें लिखा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 23 एंड 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस।
बड़ा स्ट्रेंज है। लेकिन अगर ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन, एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिखाई दे रहा है मुझे, ये और ये, मतलब दो इक्वेशंस दिख रहा है, लीनियर है, तो आपसे मैंने आपको अगर इक्वेशन के टॉपिक को अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरे, तो मैंने बहुत साफ शब्दों में ये बात कही है कि इक्वेशन वर्ड जहां कहीं भी है तो वहां पे एक दूसरा वर्ड पूंछ की तरह घुस जाता है, वो है सोल्यूशन। बिना सोल्यूशन के इक्वेशन वर्ड का कोई रेलेवेंस रह नहीं जाता एज सच, बहुत ज्यादा। तो कहीं पे भी अगर इक्वेशन दिया तो आपको सोल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर ये इक्वेशन आपके पास दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल्स 23, और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल्स 19, तो आपसे सोल्यूशन पूछा ही है, मतलब x और y की वैल्यू पूछी ही गई है, नहीं भी दिया तो भी आपको निकालना है। सॉल्व कर देंगे दोनों, ये रहा 2x प्लस 4x इज 6x इक्वल्स टू 23 प्लस 10 43 33 and 33 plus 7 40 42, 42, x इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू 7 आ गई। आप किसी में भी डाल दीजिए, छोटे वाले में डाल देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 23, तो y इक्वल्स टू 27 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 13। y की वैल्यू आपको मिल गई 13, ठीक है ना, x और y। अब आपसे क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछेगी, आप प्लग कर दीजिए। तो 5 इंटू वाई की जगह 13 माइनस 2 इंटू 7, ये एक वैल्यू आ गया, एंड दूसरा क्या है y विच इज 13 बाई 7 माइनस, ये आ गया। सॉल्व कर लीजिए, 13 5 जो 65 माइनस 14 एंड 13 माइनस 14 बाई 7, तो 65 माइनस 14 इज 51, 51 ही होगा ना, देख लीजिए 6 माइनस 1 ये, एंड ये कितना हो गया -1/7, ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। उम्मीद लगाता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना था, कुछ भी मतलब नया नहीं था, बस समझने का था कि ऐसे सवाल हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए हमें दिखने में थोड़ा अटपटा लग सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने नहीं कॉपी किया हुआ है, इसका मतलब मैं यही एज्यूम कर रहा था कि आज के लिए इतना ही करेंगे। तो उम्मीद लगाता हूँ कि जितना मैंने क्वेश्चन करवाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप लीनियर इक्वेशन के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझें, और उसके लिए मेरे जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं, मैंने उसमें हो सकता है आपको लगता हो कि स्लो पढ़ाया जा रहा है, ज़बरदस्ती का उसमें मैं कुछ इन्वॉल्व करूँ, लेकिन वो स्लो नहीं है, क्योंकि मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है, ना आगे ना पीछे। मैं प्योरली टॉपिक पे हूँ, लेकिन उसमें इतनी चीज़ें बताने को होती हैं कि जब वो बताता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप उसको पेशेंटली सुनेंगे, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपनी पढ़ाई पे, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। ये सारी बातें मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचे, जो कि सबसे ज़रूरी होता है। मैथमेटिक्स में सम को सॉल्व करना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सम जब गलत बनता है तो ये भी जानना जरूरी है कि गलत क्यों हुआ, सो दैट कि आपको उसका दायरा पता लगे कि ऐसा करने से गलत होता है। नेक्स्ट टाइम से आप उसके लिए प्रिकॉशियस हो जाइए। एनीवे, आप इन वीडियोस को देखें, इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी जरूर लिखें। जितना आप लिखेंगे मेरे लिए आसान होगा आपकी बातों को समझ पाना और उस तरह के कंटेंट डेवलप कर पाना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।